It's quite hot outside, but anyway, good afternoon and a very warm welcome to the Black Hole. हालिया दिनों में इसराइल ईरान महाज़र आई और उससे कुछ पहले पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी और इन दोनों क्रिटिकल मामलात में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, इस सारी सूरत हाल ने इस ख़त्ते को एक गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। आज अलबत्ता हम ये जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान के लिए इस सारे बहरान में मसलन दाखिली सियासत, ख़ारजा पॉलिसी, हमारी मुईशत, हमारी स्ट्रेटजिक डायरेक्शन वगैरह, इस सारे पैराए में क्या क्या चैलेंजेस हमें दरपेश हैं और ये कि इन चैलेंजेस से निकलने का या इन चैलेंजेस में छुपी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। एंड हैज़ द टाइटल जो आप मेरी पुश्त में बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट एंड पाक इंडिया टेंशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान। इस दिलचस्प और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी आर वेरी glad and very grateful to our guest speaker. On my right sits Dr. Azhar Aslam. आप पेशे के लिहाज से प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन पैशन के लिहाज से एक मुतहर्रिक समाजी और सियासी कारकुन हैं, सियासत में भी फ़ाल हिस्सा लेते हैं। आपके वालिद एक मशहूर माहिर तालीम थे जो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के बानियों में से एक हैं। डॉक्टर अज़हर असलम ने 2 थिंक टैंक्स और 2 चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कायम की हैं। मोर ओवर आप सिटीज़न फाउंडेशन, TCF और विजन 20 के बानी ट्रस्टी हैं। इन एडिशन आप स्पीड एजुकेशन प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं जो पाकिस्तान में स्कूल से बाहर करीबन 1 करोड़ कदरे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं उनके मसले से निमटने के लिए एफ़र्ट कर रही हैं। ऑन माई लेफ़्ट सिट्स अकमल शहजाद घुमन साहब जो आज के सेशन की मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। आप इन्हें जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मीडिया क्रिटिक हैं। आपकी 3 अदद किताबें शाया हो चुकी हैं। एक तो मीडिया के ऊपर है क्रिटिक, बाउनवान मीडिया मंडी। 2 आपकी फ़िक्शन की किताबें हैं, ए कहानी नई, और दूसरी है पिंजरे विच आलना। एंड आई वुड लाइक टू रेकमेंड ऑल दीज 3 बुक्स। आप लोगों की आमद का भी शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो हैं वो स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। बामी गुफ्तगू के बाद हस्बे रवायत हाउस ओपन होगा फॉर Q&A। जब वो मरला है तो बस आप हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि ये माइक्रोफोन आपको हैंड ओवर कर दिया जाए। इसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा क्योंकि इसके बगैर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन अहमद एजाज साहब एज़ वेल, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी कोऑर्डिनेशन, उनकी मदद से ही ये सेशन मुमकिन हो पा रहा है। तो चलिए लेट्स लर्न अबाउट जियोपॉलिटिक्स, इसकी पेचीदगियाँ। प्लीज़ वेलकम अकमल शहजाद घुमन एंड आवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अज़हर असलम। थैंक यू नैयर, अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद एजाज साहब ने जब इस सेशन की मॉडरेशन के लिए मुझे कहा तो कल या परसों हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि स्टेज पे मैं और डॉक्टर अज़हर असलम और ऑडियंस में सिर्फ आप होंगे, लेकिन आप लोगों को देख के खुशी हुई है कि एक साइजेबल और एप्रिशिएबल ऑडियंस है। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब का तारुफ़ ये कि डॉक्टर साहब पेशे के एतबार से, जैसा कि नैयर ने बताया है कि प्लास्टिक सर्जन है, और प्लास्टिक सर्जरी से मतलब ये नहीं है कि कोई प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल होता है, मतलब ये कि बड़ी डेलिकेट सर्जरी है। आप ये समझें कि एक स्पेशलाइजेशन एक डॉक्टर पहले सर्जरी की करता है जो कि 5 साल की तकरीबन अमूमन दुनिया भर में होती है, और उसके बाद फिर आप प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, यानी आप डबल स्पेशलाइज्ड हों तो फिर आप ये प्लास्टिक सर्जरी की तरफ आते हैं या आप प्लास्टिक सर्जन की आपको डिग्री अवार्ड होती है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रैक्टिकल, जिस तरह के नैयर ने बताया कि कई इदारों को चला रहे हैं वेलफेयर के। इसके अलावा डॉक्टर साहब का एक तारुफ़ ये भी है कि ये एक लंबा अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़े एक्टिवली इमरान खान के करीबी साथियों में रहे, लेकिन 2018 में इन्होंने अपने रस्ते जुदा कर लिए चूँकि इनका ख्याल ये था कि आपको हुकूमत अभी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक इलेक्शन भी लड़ा इंडिपेंडेंटली पिंडी के एक हलके से, पिंडी शहर से, और ये जो शाहद खाकान अब्बासी साहब की पाकिस्तान अवाम पार्टी है, तो उसमें जो की 5 लोग हैं, डॉक्टर साहब इज़ वन ऑफ दैम।
तो मुझे 4-5 महीने पहले डॉक्टर साहब के साथ एक इनके जो पंजाब को चूँकि ख़ुसूसी तौर पे ये देख रहे हैं, तो इनके साथ 4-5 दिन गुजारने का भी मौका मिला ऑल ओवर दी पंजाब तकरीबन, जो साउथ सारा हमने फिरा, अपर पंजाब जिसे कहते हैं। तो मैंने इन्हें एक नहायत शफ़ीक और इज़्ज़त करने वाला शख्स पाया। तो मुझे खुशी है कि चूँकि ये इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रखते हैं, तो आज इस हवाले से हम इनका व्यू जानेंगे कि ये अपने नुक्ता नज़र से किस तरह इस सारी सूरत हाल और मामले को देखते हैं। थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, ईरान, इसराइल और जो इंडिया है, ये बहुत से हवालों से इनका लिंक बनता है आपस में। मैं थोड़ा सा आप ये देखें कि पहलगाम में पहले एक कत्ले आम हुआ, वहाँ उनके जो आम शहरी थे, ज़ाहिर है ये एक अफसोसनाक वाक़या था, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया, और कोई महीना भर बाद उन्होंने संदूर ऑपरेशन के नाम से एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सिविलियन लोगों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें कई कीमती जानों का ज़िया हुआ। तो उस ज़िया के बाद ये कि ज़ाहिर है ये एक उन्होंने वायलेशन की हमारी सॉवरेनिटी की, तो ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे हमारी तरफ से जवाब उसका बनता था। और उसमें लकीली और जो अमूमी तौर पे हमारा जो रवैया है पाकिस्तानियों का, वो अपने बारे में बड़ा क्रिटिकल होता है कि हम कोई कौम नहीं है, हम बड़े कमज़ोर हैं, हम फ़लाँ हैं, हम में ये ख़ामियाँ हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें तमाम तबका फ़िक्र ने एक इज्तिमाई तौर पे, एक कौम के तौर पे इस सारे बहरान को डील किया अमूमी तौर पे। रिसेंटली आप ये देखें कि इसराइल जो है वो एक हाकिश रियासत के तौर पे सामने आया है, जिन्होंने वो निहत्ते गज़ा के लोगों पे एक मुसलसल जंग मुसल्लत की हुई है। गो कि वो उसका ये एक तनाजुर बयान करते हैं जी, हमास जो मलेशिया है, उन्होंने पहले इसराइल पे हमला किया रॉकेट से और वहाँ के निहत्ते लोगों को अगवा किया। तो इसका इम्पेक्ट ये हुआ कि एक तो दुनिया भर में इसराइल और जो फ़लस्तीन का तनाज़ा है, ये एक दोबारा बड़ी अपनी फुल फोर्स के साथ नमूदार हुआ। लेकिन ये कि उसका ख़मियाज़ा ये है कि आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि गज़ा में आप इस वक्त सूरत हाल ये देखें कि ग़िज़ाई किल्लत अपनी इंतहा पे है। सारे उसके जो लैंड लॉक्ड वो एरिया है, तो वहाँ किसी शक्ल में यानी इमदाद नहीं पहुँच सकती, और वो बेचारे रहमो करम पे हैं। आज भी दर्जनों लोग वहाँ शहीद हुए हैं। और उसके बाद ये सूरत हाल ये हुई पिछले दिनों में कि इसराइल ने एक सरप्राइज़ अटैक कर दिया ईरान पे। ईरान, जैसा कि आप जानते हैं कि 7,000 साल पुरानी एक तहज़ीब है, तो उनकी एयरफोर्स जो है वो जो कई दहाइयों से उन पर पाबंदी है, उस वजह से वो कोई उस तरह उसका कोई वाइटर रोल सामने नहीं आया। तो उसमें एक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि जो हमारा फुली जो ईरान की फ़ज़ाई हदूद है उन पे हमारी गिरफ्त है, या हम उनको एक कंकर कर चुके हैं। लेकिन ये कि ईरान ने सरप्राइजिंगली बड़ा एक फोर्सफुल जवाब दिया अपनी ड्रोन्स और अटैक्स के थ्रू। और बीच में फिर जो ईरानी तनसीबात हैं एटमी, उस पर बम्बार जो 52B 52B जो तैयारे हैं, उनसे ब्लॉक बस्टर बम जो कि तय दर तय चले जाते हैं, उनसे हमला किया। और उसकी रिटेलिएशन में जो कतर में अमरीकी अड्डे हैं, और कोई दर्जनों के हिसाब से जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ अमरीकी अड्डे हैं। तो एक उस पर रिटेलिएशन के बाद उसमें जिस तरह ये पाकिस्तान और इंडिया का सीज़ फायर था, वो ट्रंप उसका क्रेडिट लेते हैं, और यकीनी तौर पे उन्होंने करवाया, चूँकि मोदी की तरफ मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनकी तरफ से कभी इसकी तरदीद नहीं आई। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के एजाज़ में वाइट हाउस में लंच भी दिया,
तो इसमें इंटरनेशनल जो सूरत हाल ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली एक जो साख और क्रेडिबिलिटी और डिप्लोमेटिक एक अपर हैंड था, उसको लोगों ने तस्लीम किया। और ख़ास तौर पे जो फ़िज़ाई महारत और इसमें डोमिनेशन थी, इसको लोगों ने तस्लीम किया। मेरे ख़्याल में जो ओवरव्यू है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। तो अब मैं डॉक्टर अज़हर असलम साहब से कहूँगा कि वहाँ रहते हुए इंग्लैंड में आप जो पाकिस्तानी हैं हमारे, वो इस सारे इसराइल और फ़लस्तीन के इशू को किस तरह देखते हैं? और फिर जो ईरान और इसराइल की जंग हुई, जिसमें इसमें पहल जो है वो अपेरेंटली इसराइल ने की, गो कि वो जवाज़ ये देते हैं कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू, जिस तरह हमास है या हूतीज़ हैं या दूसरे जो शाम में कुछ इनके साथ ग्रुप अलाइज थे, वो तो उसके फ़ाल के बाद जो बशारुल असद के बाद सिचुएशन बिल्कुल उस खत्ते की तब्दील हो गई। तो आप इस सारे इस कॉन्फ्लिक्ट को, ईरान और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको किस तरह देखते हैं? गुमन साहब शुक्रिया। ब्लैक होल की इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड मेकिंग एन एफर्ट। आपने मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी शुरू में, ज़रा नवाजी है आपकी। आपके सवाल का जवाब, चूँकि अब आपने मुझे एक बाहर रहने वाले पाकिस्तानी के हिसाब से पूछा है, तो उसका आगाज़ मैं इस तरह से करूँगा कि नहीं, आप जवाब अगर अंदर वाले पाकिस्तानी के तौर पे भी देना चाहिए तो यही देने लगा था कि पाकिस्तान से बाहर आप चले जाते हैं लेकिन पाकिस्तान आपसे बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर वो इसको पाकिस्तानी नुक्ता निगाह से देखेंगे। उसके बाद एक मुसलमान होने का नुक्ता निगाह है। उसके बाद चूँकि जो लोग सोशो पोलिटिकली एक्टिव हैं वो इसको कॉलोनियल और एंटी कॉलोनियल नुक्ता नज़र से देखेंगे या देखते हैं। इसमें जो मैं अपनी बात का अगर आगाज़ करूं तो ईरान है, इसराइल है। सो अगर हम लिखें ईरान एंड इसराइल एंड जस्ट टेक RAN ऑफ एंड इसराइल के दो आई रह जाएं, I एंड I, तो ये दो आईज ये बनते हैं। अगर इसमें से A अल्फ़ा को हम पीछे ले जाएं तो इंडिया बन जाता है, IND IA। सो इट्स एसेंशियली ए 3I प्रॉब्लम जो पाकिस्तान फेस करता है मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक। ये चूँकि ब्लैक होल है, अगर लोग फेमिलियर हैं तो एक फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम होती है 3 बॉडी प्रॉब्लम। तो आप इमेजिन करें 3 बॉडी प्रॉब्लम के जो मुश्किलात हैं वही 3I प्रॉब्लम की मुश्किलात भी हैं। इसको देखने के मुख्तलिफ लेंसेज हैं, यानी अगर हम इसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप की अगर मैं एक मुमासलत दूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो इसको हम पाकिस्तान का ईरान के साथ मुत्तसिल बॉर्डर, हमारे जो रवाबत हैं तारीख़ी, जोग्राफियाई, सकाफ़ती, लिसानी, और उसके बाद इसराइल के साथ जो हमारी एक नज़रियाती मुखासमत कह लें, एक वो एंगल बनता है। इस दायरे को थोड़ा सा बड़ा करें तो भारत फ़ौरन इसके अंदर आ जाता है। इस दायरे को मज़ीद बड़ा किया जाए जिस लेंस से देखने की अगर हम कोशिश करें तो इसमें US और चाइना, जो दोनों हमारे इंतहाई अहम तरीन रवाबत हैं, वो भी आ जाते हैं। और उसी तनाजुर में किसी हद तक सऊदी अरेबिया, गल्फ़ स्टेट्स, UAE और माइनर रोल रशिया का भी होता है अगर हम एंगल्स को देखें। तो इन मुख्तलिफ लेंसेज से आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक मल्टी लेयर्ड और मल्टी फेसेटेड प्रॉब्लम है अगर इसको हम प्रॉब्लम के तौर पे देखें। और जब आप माइक्रोस्कोप में एक लेंस बदलते हैं, दूसरा लगाते हैं, दूसरा लेंस बदलते हैं, तीसरा लगाते हैं, तो आपको 3-4 मुख्तलिफ पिक्चर्स बनती हैं जिनकी मुताबिकत करके आप देखने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या नताइज होंगे। क्योंकि हमने भारत को जब ख़ास तौर पे देखना है तो भारत विज़ इज़राइल भी देखना है, भारत विज़ ईरान भी देखना है, क्योंकि भारत के अपने उन दोनों से रवाबत रहे हैं।
जहाँ तक मौके यानी अपॉर्चुनिटीज़, वो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन मेरी अपनी नज़र में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चैलेंज है जिसका मैं आखिर में जिक्र करूँगा कि वो हमारे पास क्या चैलेंज है। अगर हम उस चैलेंज से निपट लें तो हम इस जंग के तमाम मौके या बहैसियत रियासत, बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा में जो तमाम मौके मिलते हैं, हम उन सब से निपट भी सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो हमारी पहली अपॉर्चुनिटी क्या बनती है? हमारी पहली अपॉर्चुनिटी है ईरान। डॉक्टर साहब, मैं अपॉर्चुनिटी से पहले मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस के लिए ये समझना चाहूँगा कि इसराइल ने हमला क्यों ईरान पे किया, उसकी क्या ख़ास वजह है? आई थिंक कि आपकी ऑडियंस तो मेरा ख्याल है सब इन मामलात को जानती होगी, क्योंकि इट्स वेरी ओपन। इसराइली ख़ुद अपने मुंह से बोलते हैं कि बेसिकली तो वो रिजीम चेंज का ऑपरेशन करना चाहते हैं। इसराइल ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, अगर उसको आप इन डेप्थ पढ़ें तो नेतन्याहू है जौन सा, वो पिछले 10-15 साल से हमास की मुसलसल हमायत किए जा रहा था, हमास की उन एक्टिविटीज़ से सरफ़े नज़र कर रहा था जिससे इसराइल को छोटा मोटा नुकसान पहुंचता है, लेकिन साथ ही उनको मौका मिलता है कि वो उनको फ़लस्तीनियों को मज़ीद महरूम कर सकें, दबा सकें। और आप ये सोचिए कि इज़ इट इवन पॉसिबल कि हमास एक्टिवली प्रैक्टिस कर रही है गाज़ा में, अपने मुजाहिदीन कह लें या जिहादी कह लें या फाइटर्स कह लें, जो कुछ भी उनको कहते हैं, उनको लेके इसराइल पे हमला करने की, और इसराइली मुसाद, जिससे हम इख्तलाफ करें या ना करें, जिसने ईरान के अंदर इतना गहरा ऑपरेशन किया है और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, जो मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में ऐसा ऑपरेशन नहीं है, और उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि मोसाद उस खबर से नहीं थी, मतलब उनको पता नहीं था कि हमास वाले क्या कर रहे हैं। सो इट इज़ मतलब जो गहरी सोच रखने वाले या गैर जज्बाती हल्के, या किसी लिहाज से देखा जाए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से गैर जज्बाती, क्योंकि जहाँ पे अभी आपको पता है कि चंद दिन पहले जो हार्वर्ड की स्टडी रिलीज़ हुई है कि 3,77,000 यानी तकरीबन 4 लाख इंसानों को हलाक कर दिया गया है। अगर उसमें से हम मान लें कि 20% जंगजू थे जो नहीं थे, तो भी ये 3 लाख, 3.5 लाख की तादाद बनती है, जिसमें ज़ाहिर है एक सब्सटेंशियल तादाद ख़वातीन की मदद। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से गैर जज्बाती, लेकिन ऐसे लोग जो जानों से गए हैं वो ज़्यादातर तो बच्चे हैं। जी ऐसा ही है। तो ये ऐसे लोग जो स्टडी करते हैं या जिन्होंने स्टडीज़ लिखी हैं, जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये जो हमास का हमला है, इसराइल न्यू इट वेल, और नेतन्याहू और उसकी जो राइट विंड एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, जो एक्चुअली पाकिस्तान के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि खुदा न खास्ता यहाँ पे इसी तरह की हुकूमत आ जाती है तो क्या होगा। ये भी एक लेसन है हमारे लिए लर्न करने का। वो इसको मुकम्मल तौर पे जानते थे, उन्होंने वो हमला होने भी दिया। उसके बाद जो उनका वेल नोन हैनिबल डायरेक्टिव है, जिसके तहत जो मतलब दे वांट टू किल पीपल रादर देन बीइंग टेकन होस्टेज, कि वो अगवा ना हो जाए बल्कि उनको मार दिया जाए ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल ना किया जा सके, उसको भी उन्होंने अप्लाई किया। तो अगर हम इस तनाजुर में चीज़ को देखते हैं कि इसराइल को वेल नोन पता था और उसने ये एक्शन लिया, तो दैट मीन्स कि इसराइल की एक गहरी सोच थी पहले से कि हाउ वी गोइंग टू डिकैपिटेट। देखिए ना, जो उसके फ़ौरन बाद आप हिजबुल्लाह को देख लें, आई मीन आप एक तरफ ईरानियों का रिएक्शन देखें या नसरुल्लाह का देखें कि जब गाज़ा पे हमला हुआ है उसके फ़ौरन बाद एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि हसन नसरुल्लाह की तकरीर आएगी तो समथिंग एक्सप्लोसिव माइट हैपन, और वो हो सकता था क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी तैयार थी उनकी क़यादत का। उन्होंने नहीं किया, उनके इंतज़ार करने का नुकसान क्या हुआ, यानी उन्होंने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी नहीं की रादर देन प्रिवेंटेटिव, जिस पे हम बाद में आएंगे, जो इसराइल ने की है। उनके पेजर जैसे फटे। अब वो कितना लंबा अरसा तक और कितना पुराना वो ऑपरेशन चल रहा था जिसकी वजह से पेजर फटे, फिर उन्होंने डिकैपिटेट किया उनको, फिर जैसे आपने बोला
बशार अल असद को फारिग किया गया। तो जिस तरह उन्होंने स्लोली ये सब काम किए, इसका मतलब ये है कि ये सारी स्ट्रेटजी चीज़ें सोची समझे तरीके से की जा रही थी, और यके बाद दीगरे वो ईरान की जो प्रॉक्सीज थी उनको किया। तो ऑब्वियसली ईरान पे उनके हमले के दो बड़े मकासद थे। एक तो ये है कि जो नेतन्याहू साहब ओपनली कह चुके हैं, आपने वो देखा होगा क्लिप जो उनका वायरल भी हुआ है, कि हम किसी भी इस्लामिक नेशन को न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देना चाहते। एंड ऑब्वियसली द सेकेंडरी बेनिफिट, अगर वो रिजीम को डिस्टेबलाइज कर सकें और रिजीम को हटा सकें ताकि वहाँ पे कोई इसराइल फ्रेंडली या ईरान फ्रेंडली या एटलीस्ट न्यूट्रल रिजीम लाया जा सके। सो इसराइल ने तो जो अपना प्लान ये किया, और नेतन्याहू ऑलमोस्ट ये छठे प्रेसिडेंट हैं जिनके साथ ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका इन्वॉल्व हो। ये ट्रंप के पहले बाइडन के साथ किया उन्होंने, उससे पहले ट्रंप के पहले उसमें किया, ओबामा के साथ किया, जॉर्ज बुश के साथ किया, एंड क्लिंटन के ज़माने से भी नेतन्याहू की तकरीरें मौजूद हैं। और आपने शायद सुना होगा कि जेफरी सैक्स जो एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को उन्होंने सलाह मशवरे भी दिए, रशिया की और रिकन्स्ट्रक्शन में उनका बड़ा हिस्सा है, यूक्रेन को भी एडवाइस किया उन्होंने। एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड ही इज़ अ ज्यू, जो वो कहते हैं कि ही इज़ अ सॉरी सन ऑफ अ बिच, नेतन्याहू के बारे में कहते हैं कि ये 1990 से लगा हुआ है कि किसी तरह से ईरान पे हमला हो, एंड वी कांट कंप्लेन। 1979 से अगर कोई आपके खिलाफ नारे मार रहा हो मर्ग बर इसराइल, तो आप 20-25-30 साल बाद कोई तैयारी करेंगे, 40-50 साल बाद कोई तैयारी करेंगे। तो इसराइल के जो मकासद हैं वो तो दे आर ऑब्वियसली वेरी क्लियर कि वो एक हेजेमोनिक रूप इख्तियार करना चाहता है। इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जो उन्होंने फ़वाइद हासिल किए हैं उसको वो, और अरब्स को जिस तरह उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया है, उसको मज़ीद अगली स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है, आई एम श्योर कि देर आर पीपल इन इसराइल जो ओपनली कहते भी हैं, जैसे वो खातून डायना हैं जो उनकी डायस्पोरा की बड़ी एक्टिव हैं कि ग्रेटर इसराइल होना चाहिए, जिसके अंदर मतलब वो नक्शे भी आपने देखे होंगे। आई जनरली थिंक कि मोस्ट इसराइलीज़ मे नॉट वांट दैट। हैविंग सेड दैट, इसराइली सोसाइटी की जो स्टडी मैंने की है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा बाद में। वो भी एक इंटरेस्टिंग है स्टडी, क्योंकि जो ये जंग है इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़े हुई है, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मेरे ज्यू दोस्त भी हैं, मेरे साथ ऐसे ज्यू दोस्त भी हैं जो अपने आप को बहुत प्रो इसराइली कहते हैं, ऐसे ज्यू दोस्त भी हैं जो इन अ वे एंटी इसराइली प्रो पैलेस्टाइन हैं। तो उनसे बातचीत करते हुए अंदाज़ा होता है कि उनको एक बड़ा जज्बाती ब्लैकमेल किया जाता है ज्यूज़ के बारे में। जो इसराइल का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें जेरूसलम पोस्ट आ जाता है, टाइम्स ऑफ इसराइल आ जाता है, यहूदियात अरनात आ जाता है, और ये उनको लिटरली जज्बाती ब्लैकमेल करते हैं और उनको वो प्रो इजरायली स्टांस पे किसी न किसी तरह से रखते हैं, और इस बारे में बड़ा वो स्ट्रिक्टली काम करते हैं। मसलन ब्रिटेन में जो इसराइली अफेयर्स को देखते हैं, यहूदी अफेयर्स को देखा जाता है, वो एक कमेटी है ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज़। वो तकरीबन 250 प्रोमिनेंट मेंबर्स उसके मेंबर होते हैं, और वो इन अ वे यहूदियों की मुत्तफ़िका आवाज़ के तौर पे तस्लीम की जाती है। अदर देन सर्टन मूवमेंट्स हैं वहाँ पे, नोमैड जैसी हैं, और एक दो और जो जैसे मैंने बोला कि वो एंटी इजराइल हैं या प्रो पैलेस्टीनियन है। तो इस दफ़ा गज़ा की जंग में जब ये मामलात शुरू हुए तो तकरीबन 36 डेप्यूटीज़ ने, जो मोस्टली जवान लोग थे बाय द वे, दे वर लाइक लेस दैन 30s या लेस दैन 40s, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने एक्शन लेके उनको फ़ौरन सस्पेंड कर दिया। सो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसराइल से आम ज्यू को ख़बरें भी देती हैं, उसको एक डिफरेंट पिक्चर भी पेश करती हैं, उसको जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल भी करती हैं, मज़हब के नाम पे, इमोशनल कनेक्शन के नाम पे, पुराने जो यहूदी पे मुजालिम हुए हैं हॉलोकॉस्ट के नाम पे, इस किस्म की चीज़ों पे। सो इन अ वे इजरायली स्ट्रेटजी है जो सा इट्स समथिंग विच वी रियली नीड टू लर्न फ्रॉम।
आपने चूँकि ये सवाल पहले कर दिया है तो मैं इस पे थोड़ा सा पहले बोल लेता हूँ कि अब हमारे लिए क्या लेसन है लर्न करने के। आप देखिए कि जो मोसाद का ऑपरेशन है ये कुछ चंद हफ्तों या इवन चंद सालों की बात नहीं है। जितनी डीप पेनिट्रेशन के साथ उन्होंने पहले ऑपरेशन में 8-9 इम्पोर्टेंट शख्सियात को शहीद कर दिया या मार दिया, इससे ईरानी गफलत जो ज़ाहिर होती है वो तो होती है, लेकिन ईरान के अपने अंदर जो करप्शन है उसका भी एक इजहार था। जब से सैंक्शंस इसराइल ईरान पे लगी हैं तो ईरान ने उसको बाईपास करने की बहुत सी कोशिश की है और ज़ाहिर वो करते भी हैं बाईपास। मेरा ईरानी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं ईरानी मामलात में किसी हद तक इन्वॉल्व रहा हूँ दोस्तों के थ्रू, पर्सनल हद तक। तो मैं एक दफ़ा उनकी इनविटेशन पे जिनीवा उनसे मिलने गया था। उनका वहाँ एक सेटअप था जहाँ पे वो इन अ वेल नोन वे बट इन अ वे जिसमें सैंक्शंस ब्रेक नहीं होती थी, वो मनी को मूव करते थे और अपना ऑयल बेचते थे और अपनी बाकी काम करते थे। तो अब उन लोगों का अपनी एडमिशन है कि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है एंड इट बिकम्स अनदर मौजू कि एक मुल्क जो एनर्जी सफिशेंट हो वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा। यानी सैंक्शंस को अगर आप एक साइड पे रख दें, इन अ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी जो पाकिस्तान पे भी अप्लाई होती है कि जिसमें एक सॉवरन नेशन स्टेट अपने पैसे खुद इशू करती है, अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो वो तरक्की क्यों नहीं कर रही। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि उसको तरक्की करनी चाहिए इवन विद सैंक्शंस, क्योंकि देयर इज नो स्टॉपिंग देम फ्रॉम बिल्डिंग इनसाइड जो कुछ हो रहा है। तो उसमें कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो सैंक्शंस को ब्रेक करने के लिए मुख्तलिफ स्मगलिंग रूट्स थे, उनको कैसे ईरान की जो टॉप मिलिट्री और पासदारान इनकलाब हैं उनके लोग एक्सप्लॉयट करते थे फॉर पर्सनल गेन एंड पर्सनल बेनिफिट। और ये कुछ करते हुए वो ये सब भूल गए कि ज़ायद मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट किया था। तो ये इन अ वे व्हाट द मेन क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट इज़ कि इसराइली सोच जो सी वो एक गहरी है, लॉन्ग टर्म है, तवील मुद्दती वो सोचते हैं और वो अपने आप को एग्जिस्टेंशियली बहुत सीरियसली लेते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि अगर उन्होंने ये सब कुछ सोचा है तो यकीन उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी सोचा हुआ है। डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन को नैरो डाउन करते हैं जी। कि एक तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो 2 हफ्ते 2 दिन जंग रही है इसराइल और ईरान की, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ईरान ने इसको जो रिबटल किया है, पहला तो बहुत फेटल अटैक था कि ज़ाहिर है उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो निशाना बन गई और उन्होंने यानी एक किस्म का बिल्कुल, और लेकिन उन्होंने जिस तरह रिटेलिएट किया और 2 हफ्ते तक जंग को लेके गए और जिस तरह ट्रंप ने कहा कि जी आप यू विल हैव टू सरेंडर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर इवन के जब एटमी तनसीबात पे जो ईरान की पे हमला हुआ उसके बाद उन्होंने जो अमरीकी अड्डे है उस पर भी अटैक किया। तो गो के वो ये भी ट्रंप ने भी कहा कि ये भाई थोड़ा बंदोबस्त करके और प्लान करके किया। तो आप ये बताएं कि उसमें तीनों ममालिक ने इन्होंने फ़तह का जश्न मनाया, तो क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो सही तरीके से रिटेलिएट कर पाया और क्या हम इसको ईरान की फ़तह करार दे सकते हैं? पहला सवाल। और दूसरा ये बताएं कि अभी तो ये सब कुछ हो चुका, अब उसका जो इम्पेक्ट है वो ख़ित्ते पे क्या पड़ेगा? ईरान, इसराइल, शाम, उर्दन और जो सारे खलीजी ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उन पे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे इंडिया का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उसमें इंडिया ने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए और जो इंडिया है उसकी बहुत अच्छी टाइज़ ईरान के साथ भी थी इस जंग से पहले तक। और जिस तरह हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होती है बलूचिस्तान में, तो उसमें जिस तरह कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो वो ईरान के रस्से ही आया था। तो ये पाकिस्तान के अपने भी ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े अमूमी तौर पे तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन थोड़े से इसमें गर्मी सर्दी भी आती रही है। तो अब इस सारे तनाजुर में आप क्या समझते हैं जो पोस्ट ईरान इसराइल वॉर है उसका पाकिस्तान और इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जहाँ तक फ़तह की बात है
तो आई थिंक इट्स इन अ वे इसके दो पहलू हैं। एक तो पहला परसेप्शन का, तो परसेप्शनली तो आई थिंक ईरान ने फतह हासिल की है उनके नज़दीक, क्योंकि अगर आप देखें तो इसराइलियों ने तो जंग को सेलिब्रेट नहीं किया। इवन जब वो फिनिश हुई है तो कोई तल अवीव में या जेरूसलम में ऐसी सेलिब्रेशंस नहीं मनाई गई जैसे आम लोग आ जाते हैं, जबकि आपको पता है कि ईरानियों ने बहुत खुल के जश्न मनाया है, इवन इन अ सेंस ऑफ रिलीफ जो जश्न मनाया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर फतह का मेयार भी हर किसी का अपना है। अगर अहदाफ इसराइल का हदफ था न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना और रजीम चेंज, तो शायद उनको एक हदफ में तो पार्शल कामयाबी मिली है अमेरिका के थ्रू, दूसरे हदफ में उनको कामयाबी नहीं मिली है, बावजूद इसके कि उनके ऑपरेशंस इंतहाई सक्सेसफुल थे। सो इन अ वे उनकी जो ऑपरेशनल एबिलिटी है उसकी लिमिटेशंस भी एक्सपोज हो गई हैं, विच इसराइल ने बहुत से सबक सिखाए। इसराइल से अगर सबक सीखा जाए तो इसराइल की सोसाइटी की अपनी जो इंटरनल फ्रैक्चर्स हैं वो सामने आए, जो उनकी इंटरनल कोहेजन है वो सामने आई है, जो उनकी एबिलिटी टू सस्टेन अ लॉन्ग टर्म वार वो सामने आई है। और ख़ुसूसन आखिर में जैसे आपने कहा कि ट्रंप साहब ने जश्न मनाया सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके अगले दिन जो उन्होंने सुबह एक एफ वर्ड वाला वाक़या हुआ, विच बेसिकली वॉज लाइक अ स्लैप डाउन टू इज़राइल, कि भाई तुम हमारी एक आउटपोस्ट हो, बहरी बेड़े हमारे हैं, बड़े जहाज़ हमारे हैं, F-35 हम प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, 3.8 बिलियन पर ईयर हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, को 250 बिलियन हम तुम्हें पिछले 20-25 साल में दे चुके हैं, यू आर मोर लाइक अ मिलिट्री आउटपोस्ट, तो तुम्हारे पास है इख्तियार बहुत सारा, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम कहें जो बंद कर जाओ तो उसको बंद कर जाओ। तो इन अ वे ये इसराइल की वो चीज़ें जो एक्सपोज हुई हैं। सो डॉक्टर साहब इसराइल ने गेन, मैं आपकी थोड़ा सा ऐड करता चलूँ आपकी बात में कि जो जब से इसराइल कायम हुआ है शायद इतना नुकसान उन्हें कभी भी नहीं हुआ जितना जो बैलिस्टिक और जो सुपरसोनिक मिसाइल फायर किए ईरान ने। बिल्कुल। और एक जो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म जो उनको जंग लड़ने की एक वो स्ट्रेंथ है वो भी सामने आई जी, ऐसा ही है। और इन नुकसानात से जो एक और हकीकत आश्कार हुई, मतलब टेक्निकली लॉजिस्टिकली आयरन डोम कितना काम कर सकता है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि आप देखिए इसराइल ने, जैसे वो कहते हैं ना कि जंग आप शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जंग शुरू करने के बाद वो जंग किस तरफ जाती है और क्या रुख इख्तियार करती है, ये हमेशा अनप्रडिक्टेबल होता है। इट्स ऑलवेज अनप्रडिक्टेबल। तो इसराइलियों ने जो गलतियां की, शायद उसमें गलती ये थी कि दे कम्प्लीटली मिसरेड के ईरान जो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है वो कैसे रिएक्ट करेगी, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि इस रजीम को अगर बड़ी हद तक नहीं तो कुछ हद तक उसको नफ़रत से देखा जाता है या कुछ हद तक उसके साथ लोग बेजार हैं, उसके बावजूद वो कैसे यूनाइट हो जाएंगे। आई मीन इसराइल शुड हैव एटलीस्ट लर्नड अ लेसन फ्रॉम पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान भारत की वार से, कि पाकिस्तानी कैसे एकदम से, जैसे आपने पहले फरमाया, एक पेज पे आ गए सारे, जहाँ स्टेट की बात आई, मुल्क की बात आई। तो ईरानी है जो उनसे, वो तो मतलब जैसे आपने बोला 7,000 की तहजीब, 7,000 साल पुरानी तहजीब है, वो इंतहाई प्राउड लोग हैं, बल्कि एरोगेंस की हद तक प्राउड लोग हैं। उनका असर और उनका जो वो वेल बियॉन्ड, यानी एक ईरानो सफ़ीर है जो जिसमें हम भी आते हैं, पाकिस्तान भी एक ईरानियन सफ़ीर में आता है। हमारी अपनी जो ज़ुबान हम बोल रहे हैं उसमें पर्शियन का इतना इन्फ्लुएंस है, हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, वो मुग़ल और मुसलमान रूल जिसको अब इंडिया में मातून किया जा रहा है और हिंदुत्व के ज़ेर असर मुग़लों को गालियाँ दी जाती हैं, वो सारे पर्शियनेट मुसलमान उनको पाकिस्तान ने इनहेरिट किया है। सो इन अ वे ये हमारे वो रवाबत हैं जो हम उनके इन्फ्लुएंस के तहत आते हैं। सो ये आई थिंक वो जो आपने बात की कि उनका एक्सपोजर जो हुआ इसराइल का, ये इसराइल की एक गलती थी जो उन्होंने मतलब उनके सामने आई। अब पॉइंट गोइंग बैक टू कि हमारे पास क्या लेसन है, हमारे पास मौके क्या हैं। ज़ाहिर है हमारे पास एक ईरान का मौका खुल गया है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बहुत अच्छे रवाबत थे। पाकिस्तान को सबसे पहले जब पाकिस्तान कायम हुआ तो यूनाइटेड नेशंस में गए तो उनको सबसे ज़्यादा पहली सपोर्ट ईरान से मिली थी, तस्लीम ईरान ने किया। फिर यहाँ जो बच्चे बैठे इनकी उम्र से बहुत पहले एक रीजनल
कोऑपरेशन डेवलपमेंट RCD होती थी, इसमें ईरान, टर्की और पाकिस्तान शामिल थे। फिर हमारे जो मैंने ज़ाहिर है एक तो तारीख़ी और जोग्राफियाई रवाबतें और ज़ुबानी और लसानी और सकाफ़ती रवाबतें, लेकिन उसके अलावा हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है। और आपको पता है इट्स एन ओपन सीक्रेट कि ईरानी तेल कैसे स्मगल होता है, ईरानी चीज़ें कैसे आती हैं, और पाकिस्तान से फार्मास्यूटिकल्स और फूड ईरान में जाती है। फिर हमारे एक रिलीजियस एंगल का है, यानी पोस्ट 79 जो हुआ और जिस तरह पाकिस्तान और ईरान के रवाबत टूटे, क्योंकि उसमें हमारा अपना बहुत कसूर है। हम एक लिहाज से एक प्रॉक्सी वॉर यहाँ पे चली जो सऊदीया और पाकिस्तान के ईरान के दरमियान, जो पाकिस्तान उसका मैदान जंग बन गया और पाकिस्तानी उसमें लुकमा अजल हुए, और कितने लोग हैं जो उनसे वो यहाँ पे मारे गए, और कितना सोसाइटी के अंदर फ्रैक्चरिंग हुई। तो वो भी हमारे कसूर थे, हमारी नाकबद अंदेशी थी, हमारे पॉलिसी साजों की भी नाकबद अंदेशी थी उसके मामले में। सो आई थिंक कि हमारे पास अब ये मौका है कि अगर आप देखिए तो इस पूरे तनाजुर में पार्लियामेंट जो पार्लिमान थी ईरान की, वहाँ पे तशक्कुर पाकिस्तान के नारे हैं जो उनसे वो लगे, यानी वो किसी और मुल्क के बारे में उन्होंने नहीं बोला। पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड यहाँ तक लिया कि अमेरिका के अटैक को भी कंडेम किया, जो किसी और ने कंडेम नहीं किया। सो इन अ वे पाकिस्तान ने अपना स्टेटस, अपनी इज़्ज़त नफ्स को एक लिहाज से बहाल किया। तो ये जो थोड़ा सा मौका हमारा खुला, आई थिंक दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये देखिए हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कितने साल से बंद पड़ी है। हम एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, वो एक एनर्जी सफिशिएंट कंट्री हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत से वसाइल हैं जो उनके काम आ सकते हैं। सो देयर आर थिंग्स, लेकिन ज़ाहिर है जब हम बिगर लेंस में जाएंगे तो हम उसको चाइना के एंगल से भी देखेंगे, चाइना का लेंस भी हमारी आंखों पे चढ़ेगा। और दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू अवर चैलेंज, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। फिर हमें एक अमेरिकन लेंस भी लगाना पड़ेगा उसके ऊपर कि भाई हम ईरान से कितने रवाबत बढ़ा सकते हैं, और हमें छोटे मोटे सऊदी और गल्फ लेंस भी लगाने पड़ते हैं। और ये सारे लेंसेज लगाने की वजह वही एक चैलेंज है जिसको हम फेस करते हैं। फिर हमारे पास एक तीसरा मौका ये है इस वक्त कि पाकिस्तान का इमेज इंडिया ईरान के जंग के बाद और उसके बाद फ़ौरन बाद ये जो महाज़र आई हुई है, इसके बाद पाकिस्तान के इमेज काफ़ी इन्हेंस हुआ है। पाकिस्तान अमंग द मुस्लिम कंट्रीज़ किसी ज़माने में पाकिस्तान लीडर माना जाता था, यानी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स OIC को लीड करते थे, यूनाइटेड नेशंस में मुस्लिम इश्यूज़ को लीड करते थे। अब पिछले 20, 25, 30 साल से हमारा वो स्टेटस कम हो गया था। सो हमें एक मौका मिल गया है कि हम दोबारा वो लीडरशिप का रोल एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे तनाजुर में ये जो न्यूक्लियर हुआ है, अगेन इट मेक्स पाकिस्तान अ प्रोमिनेंट स्टेट। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसकी एक प्रोमिनेंस है, उसका एक नाम है। सो हमारा जो इन्हेंस्ड इमेज है इसको हम कैप्चर कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक मौका है। हम अपने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जा सकते हैं, जैसा कि पाक भारत जंग के फ़ौरन बाद एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भारत ने चलाया, पाकिस्तान ने चलाया। जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कहते हैं, लेकिन ख़ुद भारतीय एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का ऑफेंसिव शायद ज़्यादा कामयाब था। इट मे नॉट बी बिकॉज पाकिस्तान का ऑफेंसिव अच्छा था, बल्कि भारत का जो वफद था वो शायद वो कामयाबी हासिल ना कर नहीं। सका। अभी SCO की देखे ना जो, और अब जो SCO ने फैसला किया है, और परसों जो सालसी अदालत ने फैसला किया है इंडस ट्रीटी के बारे में कि आप यूनिलैटरली उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकते, आप यूनिलैटरली उससे निकल भी नहीं सकते। और फिर जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी जो अस्करी और पॉलिटिकल क़यादत की, वो को 12 मरतबा अपने मुख्तलिफ जो एड्रेसेस हैं उनमें वो बात कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अगर तो हम जी इसमें मैं एक दो और बातें कर लूँ। कर लूँ। वो एक ही है कि मैं जल्दी से क्यों आप क्वेश्चन आंसर शुरू करना चाहते हैं शायद? नहीं, आप कर लें, उसके बाद फिर हम दोस्तों को वही ये कि 2 पॉइंट्स में और बताना चाहूँगा कि एक तो ये है कि हमें एहसास करना चाहिए कि एक न्यू नॉर्म एस्टेब्लिश हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस में। और वो न्यू नॉर्म क्या है? वो न्यू नॉर्म ये है कि भारत ने कहा कि हम प्रीएम्प्टिव हम मार रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम, और उसके बाद उन्होंने न्यू नॉर्म दिया कि हमारे पे कोई भी अटैक हुआ तो हम उसको रेड लाइन समझेंगे। जबकि इसराइल ने उस आंटे को मज़ीद अप कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की है, उन्होंने प्रिवेंटेटिव स्ट्राइक करने की कोशिश की है। यानी वो एजाज हैदर साहब बड़े खूबसूरती से इसको बयान करते हैं कि प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि आप आमने सामने खड़े हुए और आपको पता आपकी मुक्काबाजी होने वाली है और आप पहले किसी दूसरे को मुक्का मार दें। लेकिन
प्रिवेंशन ये है कि आपको पता है वो बंदा घर से अभी चला ही नहीं है और ये मुझे मारने के लिए आएगा और आप उसको घर में जाके मारना शुरू कर दें। सो ये जो न्यू नॉर्म एस्टेब्लिश हुआ है, इन अ वे जो टूटा हुआ नया वर्ल्ड ऑर्डर है और रूल बेस्ड ऑर्डर जो वेस्ट का डिसइंटीग्रेट हुआ है और जो जिसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई है, ये उसके अंदर एक और डेंट है इन अ वे। सो ये एक न्यू नॉर्म है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, इसके जो मुज़मरात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे बुरे, उनको समझने की ज़रूरत है ताकि उसको अपने पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। और उसके अलावा दूसरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेटस, बट लेट्स जस्ट अज्यूम, अगर हम एक एजम्पशन बनाएं कि पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं है, पाकिस्तान फिर भी 25 करोड़ लोगों की दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से 5th लार्जेस्ट कंट्री बनता है। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन फिर भी ऐसी है कि जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, सेंट्रल एशिया, रशिया में जो साउथ से नॉर्थ आ रहा है, इस सब के दौरान, और वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के दरमियान आपकी ज्योग्राफियाई हैसियत नहीं बदलती। आप लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री भी रहते हैं, और अगर पाकिस्तान अपनी उन चीज़ों पर तवज्जो दे जो हम 50-60s का पाकिस्तान देखते थे, बावजूद इसके कि हमारे इंटरनल हालात शायद इतने अच्छे नहीं थे, स्टेबलाइज नहीं थे, लेकिन हमारी सॉफ्ट पावर थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी और हमारा इमेज भी बहुत ज़्यादा था। यानी देखें ना, आप देखिए, अगर आप याद करें कि भवानी जंक्शन की जो यहाँ पे बाकायदा एवा गार्डनर वगैरह आए थे और यहाँ पे जो फिल्मिंग हुई थी, आपने शायद 50s का एक सॉन्ग बड़ा मशहूर सुना होगा, जो हिट सॉन्ग था 52-53 का, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान, अमेरिका में, आई एम पैकिंग माई बैग एंड आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। तो ये एक मतलब उसकी एक अहमियत थी, उस अहमियत को रेस्टोर किया जा सकता है। इसके लिए न्यूक्लियर होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास और बहुत सी ऐसी जोहतें मौजूद हैं, ऐसी एबिलिटीज़, ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा इटसेल्फ, पाकिस्तान का जो डायस्पोरा देख लीजिए, हम जो लोग पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान पाकिस्तानी तो बाहर रहते हैं। उनका एक अपना एक इन्फ्लुएंस है, उनका अपना एक मुकाम है मुख्तलिफ़ जगह पे, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। अब मैं अगर इजाज़त हो तो मैं एक चैलेंज का जिक्र कर लूँ कि मेरे नज़दीक एक ही चैलेंज है इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए, और वो चैलेंज ये है कि इन सारे मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए, हमें इदारे चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें एक मुनज़्ज़म सोच चाहिए, हमें एक विजन चाहिए मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल माशरा, कि हम कौन हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा क्या मुकाम है, आलमी क्या किरदार है। तो यही एक चैलेंज है। ये जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, इनको निपटने का जितना तरीका है, उसके लिए आप देख लें, हमने ह्यूमन कैपिटल को तबाह कर दिया इस मुल्क के अंदर, हमने इदारों को तबाह कर दिया है, और वो ये दोनों चीज़ें जो तबाह हमने की हैं, ये मज़ीद तबाह से तबाह हो रही हैं। इट्स नॉट कि इट्स इम्प्रूविंग, ये मज़ीद बिगड़ रही हैं। हमारा मुनज़्ज़म तरीके से हम काम नहीं करते, हम शख्सियत परस्ती पे जाते हैं। कोई इदारा देख लें, आप अपने सियासी इदारे देख लें, अस्करी इदारे देख लें, अभी उसकी रीसेंट मिसाल शख्सियत परस्ती की हमारे सामने मौजूद है। तो एक शख्सियत परस्ती का एलिमेंट है, जो उनसा पीर परस्ती का एलिमेंट है। फिर हमने तालीम को बिल्कुल तबाह कर दिया है। इकनॉमिकली हम इतने डिसएडवांटेज्ड हैं। हम अपनी इकॉनमी, जिसको हम 400 बिलियन का कहते हैं, जो हमारी इकॉनमी असल में तकरीबन अंदाज़ों के मुताबिक 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन की है, हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते। हमारा चैलेंज बाहर से नहीं आता, हमारा चैलेंज हम खुद हैं, हमारा किरदार हमारा चैलेंज है। हम जिस तरह शॉर्ट टर्मिज्म में सोचते हैं, अपनी नई नस्ल को जिस तरह शॉर्ट टर्मिज्म सिखाते हैं, जिस तरह हमने कभी कोई हायर विजन नहीं दिया अपनी नई नस्ल को, जिस तरह हमने उनको लालच सिखाया है पैसे का, जिस तरह मटीरियल का लालच सिखाया है, जिस तरह हम उनके सामने बेईमानियाँ करते हैं, सिफारिशें करते हैं, जिस तरह रिश्वत चलती है, जिस तरह बदनवानी होती है, जिस तरह करप्शन होती है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इस मुल्क की। जितना पैसा प्रोड्यूस होता है वो बाहर चला जाता है। करप्शन इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये हमारे वो चैलेंज है जिससे निपटे बगैर हम किसी चीज़ से नहीं निपट सकते। ना किसी हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं,
कोई कैसी भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कहीं कोई मौका हो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं और मज़ीद नुकसान की तरफ हम स्लाइड कर रहे हैं। यानी कोई मिलिट्री एज या डिप्लोमेटिक आपको जो आपका इम्पैक्ट बनता है, आप उससे उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर हम उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि अब जो है वो सवालात भी लिए जाएं दोस्तों के, ताकि उनको भी मकालमे में शामिल किया जा सके। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब इन दोनों टॉपिक्स को एक कंपैरिजन ड्रॉ करें ईरान इज़राइल में, कि इट्स मतलब एक सोच ये पाई जाती है कि इज़राइल ने ये एक्शंस इसलिए लिए क्योंकि नेतन्याहू वांटेड टू सेव हिज रिजीम। तो अगर हम यही कंपैरिजन एक ड्रॉ करें पाकिस्तान इंडिया में, और एक अगर कोई ऐसा सोच रखे कि जो ये पाकिस्तान और इंडिया में हो, कि इंडिया के बारे में तो इट्स मोर पॉपुलिस्ट ओपिनियन के दे वांट कि उसकी जो ये फ़िलासफ़ी ऑफ हिंदुत्व है ये सब सेफ़ रहे, और उसको सेफ़ रखने के लिए दे वांट वॉर्स, दे वांट ऑल दिस बारबारिज्म। अगर हम ये चीज़ पाकिस्तान पे प्रोजेक्ट करें कि जो ये सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस हैं, इसके पीछे क्या पाकिस्तान का भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान के जो कुछ एलीट्स हैं, जिनके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका इमेज स्क्रैच बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, वो भी ये टैक्टिक्स या इस टेंशन में यूज़ कर रहे थे अपना इमेज रीबिल्ड करने के लिए या नहीं? यानी गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आर्मी ने ये इंडिया के साथ वॉर इंस्टिगेट की थी या प्लान की थी किसी लिहाज से ताकि अपना इमेज ठीक करे? तो आई डोंट think, and it might sound derogatory, but I don't think there is such a depth of thought. इतनी सोच गहरी है नहीं है कि ये प्लान इस तरह से किया जाए। एंड सेकेंडली, अगर आप इस तरह को प्लान सोचते भी हैं तो हाउ डू यू कंट्रोल द इंडियन एक्शंस? सो आई डोंट थिंक इट इज़ द केस। हैविंग सेड दैट, उस मौके से फ़ायदा उठाना और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना ज़ाहिर है वो तो मतलब it's a done thing, but ultimately it was also part of what they do or what they should do or they must do. तो मतलब अगर वो उसके लिए तैयार थे तो it's a good thing, शाबाश ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन ये कोई आसान नहीं था। That's what they are there for, कि वो तैयार हों उसके लिए, मतलब that's their justification for their existence. तो मतलब it's not आसान, लेकिन ज़ाहिर है आप शाबाश तो ज़रूर देते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ समबडी डज गुड तो ये अच्छी बात होती है और करना चाहिए और उसका मशकूर भी होना चाहिए, दैट्स फाइन। जहाँ तक ये सवाल है, आई पर्सनली डोंट थिंक कि इतनी कोई डेप्थ ऑफ थॉट है कि इतनी गहरी प्लानिंग की जाए और उससे इस तरह इंस्टिगेट किया जाए। एंड नाइदर वुड इंडिया बी सच अ वीक लिंक कि वो इसके अंदर इस तरह शामिल हो जाए। अच्छा, मैं ना अब मेरे ख्याल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो प्रॉक्सी ना हो। तो ये 4 नेशंस तो इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बीच में प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, और वो इन्वॉल्व भी हुआ है, चाइना भी है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, उनका रोल, और जो पुरानी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की एक पुरानी जंग है उस हवाले से इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, ये जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग है, ऑल्दो चाइनीज से कि वो एक दे स्टिल ऑफिशियली प्रोक्लेम देमसेल्व्स टू बी कम्युनिस्ट, लेकिन क्लियरली देयर इकोनॉमिक मॉडल इज़ नॉट, वो तो इकोनॉमिक मॉडल तो उनका जो सा वो कम्युनिस्ट नहीं है। सो आई थिंक इट कैन बी मोर फ्रेम्ड इन द व्यू के वर्ल्ड व्यू है जो सा दो। नाउ यू माइट गो बैक टू के जैसे सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है, तो उसके तनाजुर में चीज़ों को देखना चाहिए और देखा जा भी सकता है। बट देयर इज़ लाइक वी से कि देयर इज़ ऑलवेज दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन एवरीथिंग। जैसे अब ट्रंप साहब हैं जो उनसे, ही इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, वो स्विंग भी बहुत करते हैं, एंड he may have actually gone further
लेकिन एक चीज़ जो इस दफ़ा ये भी आश्कार हुई है कि उनकी जो मेगा मूवमेंट है उनकी तरफ से उनको बहुत प्रेशर आया है। पर्सनली आई थिंक कि उनकी तरफ से प्रेशर जो आया है उसकी वजह से शायद वो थोड़े से पीछे हट गए। ऑब्वियसली उनको इस चीज़ का फ़ायदा है कि ईरान इन लाइन आ जाए, ईरान इन कंप्लायंस आ जाए, ईरान को ख़ुद भी इसका फ़ायदा है। एज फार एज चाइना इज़ कंसर्न, चाइना इज़ हैप्पी विद द स्टेटस ऑब्वियसली कि ईरान है जौन सा वो ना अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जाए, और साथ ही अगर उस पर सेंक्शंस लगती हैं तो जो अपना उन्होंने मुआहदा किया हुआ है और जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं चाइनीज़, उसको तो वो चाहते ही हैं कि डेफिनेटली वो उस पर प्ले करें। सो इन अ वे चाइना इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट बट अ साइलेंट वन, एंड दे विल नेवर शो। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो प्रॉक्सीज़ के थ्रू तो करेंगे, इन अ वे प्रॉक्सी के थ्रू करेंगे, किसी और के रोबोटिक हथियार आर्म्स यूज़ करके करेंगे, लेकिन दे नॉट टेकिंग पार्ट डायरेक्टली themselves in it. They would rather continue focusing on developing soft power जैसे वो कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स करके। सो ये अब वेस्टर्न हलकों में देख लें तो वहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट चाइना को समझा जाता है। लेकिन अगर इसको हम एक और नुक्ता नज़र से देखें कि इस वक्त अगर हम 3 इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज देखें, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड लिबरलिज्म, तो वो तीनों वेस्टर्न एंगल से आती हैं। उसमें मगरब की जो नुक्ता नज़र है उससे उसको देखा जाता है। सो अगेन देन वी नीड टू कम कि क्या कोई साइनो नुक्ता नज़र कन्फ्यूशन सिविलाइजेशन का ऐसा नुक्ता नज़र है, क्या बीच में जो सैंडविच्ड इस्लामिक या इंडो इस्लामिक या ईरानो इस्लामिक या ओवरऑल इस्लामिक सिविलाइजेशन है उसका कोई नुक्ता नज़र है। So I think of these two, ज़ाहिर है सानो कन्फ्यूशंस आर एक्टिव और वो प्राइड भी लेते हैं। पिछले दिनों आपके यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर हुआ मदर टंग्स के बारे में, मदर लैंग्वेजेस के बारे में, एंड आई वाज थिंकिंग कि कैसे जापानी और चीनी है जौन से वो अपनी ज़ुबान में पढ़ के तरक्की कर रहे हैं, जबकि हम सारा वक्त अपनी ज़हनी ग़ुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते। एंड वी ऑलवेज गो एंड यू नो लाइक कीप डिपेंडिंग on Western powers for various things, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल थाट्स हों, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हों। सो हम तो बिल्कुल इन अ वे पर्सनली आई थिंक कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है उस तरफ भी जाने की, लेकिन वी आर नॉट इन अ स्टेट, क्योंकि हमारा माशरा उस पोजीशन में नहीं है, हमारा ह्यूमन कैपिटल उस पोजीशन में नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार लोग हैं उनकी वो सोच ही नहीं है। दे डोंट इवन थिंक अलोंग द लाइन्स, एंड सो इन अ वे यू कैन से कि दे मोर हैप्पी टू प्ले प्रॉक्सीज एंड रेंट आउट देयर सर्विसेज रादर देन एनीथिंग एल्स। आपका हाथ वैसे ही खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये ज़रा बताइएगा कि कल ही हमारे दोस्त हैं वकार मुस्तफ़ा, उनका बीबीसी पे एक बड़ी इन डिटेल स्टोरी छपी कि शाह ईरान के ज़माने में तो इसराइल और ईरान के बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे, और उसके बाद इवन 80s की दहाई में जबकि इमाम ख़मीनी वहाँ उनके रूहानी सरबराह थे और मुल्क के सरबराह थे, तो उस ज़माने में भी चूँकि उनकी जंग थी इराक़ के साथ, तो ये बाहमी तौर पे इनका हथियारों का और ये यानी खुफिया तरीके से ताल्लुकात रहे। तो आइंदा आगे चल के ख़ास तौर पे जो आज भी ये न्यूज़ थी कि जी मे भी अगले 2 हफ्तों में गज़ा का सीज़ फायर हो जाए और 2 नेशन जो एक मामला चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से वो किसी सिमत बैठ सके, तो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं इस सारी डेवलपमेंट को? देखिए, जहाँ तक गज़ा और इसराइल का मामला है या फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है, पर्सनली मैं आई डोंट नो कि कितनी ये पैलेटेबल है बात लोगों के लिए नहीं, लेकिन मैं चूँकि आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, आई वॉज बोर्न मैनी ईयर्स आफ्टर पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड या फाउंडेड, तो उस लिहाज से मेरी जो शनाख्त है वो हमेशा पाकिस्तानी रही है। तो मेरे
मैंने हमेशा इस बात पे सोचा है कि वो इसराइली जो पैदा ही इसराइल में हुआ है, जिसने इसराइल के अलावा कुछ चीज़ को जाना ही नहीं है, उसकी शनाख्त तो इसराइली रहेगी ना, तो उसको भी तो एग्जिस्टेंस का हक देना चाहिए किसी हद तक। अब मसला ये है इसराइल के साथ कि उसकी जो पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस का हक लेते हुए दूसरे की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने पे तुला हुआ है। सो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ हो जाए कि गज़ा का मामला हल हो जाए और लेकिन हाउ विल इट हैपन, ये एक क्वेश्चन है ना, क्योंकि एक ट्रंप साहब का गज़ा प्लान बनता है। अभी आपने शायद चीज़ उनकी ईरान वॉर के फ़ौरन बाद कुछ खबरें सुनी होंगी जो उनके राइटिस्ट फंडामेंटलिस्ट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने दोबारा बयान दिए कि अब हम सारा फोकस गज़ा पे करेंगे। अभी आपने हैरिट्स की शायद 2 दिन पहले की न्यूज़ सुनी होगी जिसमें उन्होंने तस्लीम किया है इसराइली फोर्सेस ने कि उनको इंस्ट्रक्शंस दें कि जो मदद लेने के लिए फ़लस्तीनी आएँ उनको हम मारें। एक और मिनिस्टर का बयान था कि अब 1.8 मिलियन फ़लस्तीनी वहाँ रह गए, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये जो आपने खबरें दी इन खबरों के दौरान, तो ये भी है ना कि क्या उनको कहीं बाहर रीलोकेट किया जाएगा या क्या किया जाएगा, या ये है कि वेस्ट बैंक की जो चीज़ें उनको कुछ को तस्लीम कर लिया जाए और बाकी जो छोटा सा रंप वेस्ट स्टेट है वो रह जाए। तो उसमें अब फ़लस्तीनियों का अपनी क्या सोच और अपना क्या किरदार होता है, क्योंकि आप देख लें कि महमूद अब्बास उनकी फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने तो कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वो तो एक लिहाज से इसराइल की बी टीम कह सकते हैं कि वो उस लिहाज से उन्होंने वही किरदार अदा किया। वो किसी लिहाज से इसराइल को वेस्ट बैंक के अंदर रजिस्ट नहीं कर पाते, तो उन्होंने बाहर का रजिस्ट करना है। सो इस मसले का हल अगर सिंपल, अभी पिछले दिनों जब ट्रंप साहब के कहने पे वो जो मुआहदा हुआ था और एक इसराइली अमेरिकन को छोड़ा गया था, उसके विदिन 24 आवर्स उस मुआहदे को तोड़ दिया गया और इसराइल ने दोबारा बमबारी शुरू कर दी थी। सो वाइल खबरें तो अच्छी हैं और उम्मीद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल सेटल जस्ट एज क्विकली एज वी एक्सपेक्टेड टू सेटल। अच्छा, इस जो मैं मुतअद्दद जो इंडियन एनालिस्ट हैं, मैं उनकी बात सुनता रहा कि जब पाकिस्तान इंडिया की वार हुई तो दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक थे जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया ओपनली। एक इसराइल था और दूसरा अफ़गानिस्तान की तरफ से थोड़ी बहुत उनको एक मॉरल या किसी तरह के बयानात आए। जो दूसरा जो ईरान और इसराइल की जंग हुई है, इसमें जो वहाँ के एनालिस्ट हैं वो उन्होंने खुलकर कहा कि इंडिया को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए थे अपनी जो माजी के तल्लुकात हैं उस तनाजुर में। लेकिन ये कि हाँ, यानी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी या उनकी जो मैनेजमेंट है वो खुल के उन्होंने एक किस्म का इसराइल का ही साथ दिया जी। उन्होंने ना तो इसराइली हमले को कंडेम किया, हाँ एक ट्वीट मैंने ज़रूर देखा मोदी साहब का कि उन्होंने कहा जी कि मेरी ईरानी सदर से बड़ी बात हुई है। तो आप ये जो नया सिनेरियो बना है इंडिया के तल्लुकात का इसराइल के हवाले से और ईरान के हवाले से, और फिर ये कि उसमें पाकिस्तान की जो जिस तरह वो प्रॉक्सीज़ के थ्रू कहा जाता है कि जी इंडिया यहाँ इन्फिल्ट्रेट करता है बलूचिस्तान में, तो वो इस सारे तनाजुर में आप पूरी सिचुएशन को कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान और ईरान के जो तनाजुर में? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि पाकिस्तान के पास मौका है, क्योंकि इंडिया की स्पेस ईरान के अंदर श्रिंक हुई है और पाकिस्तान की स्पेस बढ़ी है। अभी कल या परसों जो एम्बेसी है ईरान की इंडिया में, उन्होंने ट्वीट की जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया अवाम का, हिंदुस्तान की अवाम का, भारत के थिंक टैंक्स का, एक्टिविस्ट्स का, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा नहीं किया। और ट्वीट के आखिर में जय हिंद ज़रूर लिखा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया। तो आपको पता है कि ईरानी है जो उनसे वो बड़े तहम्मुल मजाज भी हैं, उनके एक्शंस थोड़े से टेल अ लॉट, और वो सिग्नलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। तो ज़ाहिर है एक लिहाज से उन्होंने अपनी खफगी या नाराज़गी का इजहार तो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कर दिया है। अब हाउ डज़ इंडिया रिएक्ट, और गिवन चॉइस इंडिया क्या ईरान को चूज़ करता है या इसराइल को चूज़ करता है?
जो नज़र आता है बज़ाहिर वो तो यही है कि पर्सनालिटी की हद तक ज़ाती तौर पे मोदी साहब नेतन्याहू के इतने नज़दीक हैं, इतने नज़रियाती तौर पे अपने आप को उनके साथ वो अलाइन भी करते हैं, वो एक एंटी मुस्लिम एंगल भी लेते हैं उसके अंदर, चाहे उसको जो भी जवाज़ हो उनके पास, तो उसमें वो आई डोंट थिंक कि दे गोना बैक आउट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात ये है कि जिस पोजीशन में इंडिया है और इंडिया को जो मिलिटरली सेटबैक मिला है, कुछ परसेप्चुअल है और कुछ रियल है, सारा तो रियल नहीं है लेकिन कुछ परसेप्शन के लिहाज से मिला है, उसमें अगर इंडिया ने अपना रीबिल्ड करनी है चीज़ों को तो वो इसराइली टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड करेंगे। ईरान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो इंडिया को दे सके इस तनाजुर में। तो अगर आप देखा जाए तो गिवन चॉइस वो इसराइल के साथ तो नहीं छोड़ेंगे। ये हो सकता है कि ज़ाहिर है कि अगर उन्होंने गलतियां की हैं और जब जो नताइज आए उसके सामने अगर रजीम चेंज नहीं हुई और इतना हल्ला गुल्ला नहीं मचा और ईरान इंटैक्ट है, तो ज़ाहिर है वो अब इस चीज़ को तो डिप्लोमेटिकली समझेंगे कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल डू एट अ कॉस्ट ऑफ इजराइल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, ब्लैक होल का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अज़हर असलम साहब जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप के पस मंज़र में बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही अकमल शहजाद कुम्मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।